नमस्कार साथियों। फर्स्ट ईयर में अपने क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बातें चल रही थी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे पूर्ण किया जाता है, या किसी भी तत्व के परमाणु में किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो कैसे भरे जाते हैं, इन सब बातों को हमने पिछले लेक्चर में देखा और कुछ नियमों का अध्ययन किया, जिनमें ऑब्बो सिद्धांत, हुंड का बाहुल्यता का नियम, पाउली का अपवर्जन का नियम और एन+1 नियम के बारे में हमने जाना। इन सिद्धांतों का निष्कर्ष यही निकला कि पहला निष्कर्ष तो ये निकला कि जो किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका चक्रण समांतर नहीं होता है। ये बात विशेष रूप से याद रखने की है। यदि दो इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में उपस्थित है तो उन दोनों कक्षकों का जो चक्रण होगा, जो स्पिन रोटेशन होगा, वो एक दूसरे के समांतर नहीं होकर के एक दूसरे के विपरीत होगा। इसी के आधार पर हम किसी भी पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति और रंग के अध्ययन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं उसका। अगर दोनों को समांतर मानेंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति की जो धारणा है, अवधारणा है, उसका कोई औचित्य महत्व नहीं रहेगा। ठीक है। और दूसरी बात हमने ये जानी थी, इन सब नियमों से निष्कर्ष निकाला था कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं और उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं। निम्न ऊर्जा स्तर से बढ़ते हुए उच्च ऊर्जा स्तर का जो क्रम है वो हमने पिछले लेक्चर या पिछली कक्षा में अच्छे से हमने देख लिया था कि पहले 1s, 2s, 2p, 3s इस तरीके से कैसे निकालते मैंने आपको बताया था। और कक्षकों की जो लिमिट होती है वो भी मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ध्यान होगी। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। एस कक्षक जो है, एस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की लिमिट है, पी में हमारे कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन की लिमिट होती है और एफ में हमने 14 इलेक्ट्रॉन की लिमिट को रखा है। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर भी हम कुछ बातें कर लेते हैं। केमिस्ट्री के अंदर बच्चों जितने नियम हैं उतने अपवाद हैं। एक बात हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री का कोई भी नियम सभी तत्वों पे पूर्ण रूप से नहीं लगता। देयर इज एक्सेप्शन इन एवरी कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के हर नियम, हर सिद्धांत में आपको अपवाद अवश्य मिलेगा और अपवाद से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट से नहीं पूछे जाते। ठीक है। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। रसायन विज्ञान अपवादों का विज्ञान कहलाता है। जिन वैज्ञानिकों के नियम किसी पर नहीं लगे तत्वों पे, उन वैज्ञानिकों ने वहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, थोड़ा बहुत लगाया, लगा करके क्या बता दिया, अपवाद बता दिया। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम जो था वो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p निकाल लेते हैं। 1s, 2s, इससे गलती होने के चांस कम रहते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप जल्दी से निकाल सकते हो। 3s, 4s, 5s। ठीक है। 2p, 3p, 4p, 5p तक ले लेते हैं। 3d, 4d, 5d। ठीक है। तो 1s हो गया, 2s, 2p, 3s हो गया, 3p, 4s। ठीक है। ये 3s, 3p, 4s। ठीक है। और उसके बाद 3d। ठीक है। चलो अभी अपन डी कक्षक की बात करेंगे। इसलिए अब बच्चों देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से हम एक अपवाद को समझेंगे। अभी मैंने आपको बताया, या आपने पिछले अध्याय में, पिछले लेक्चर में भी देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में बढ़ते हैं और निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर का क्रम मैंने लिख दिया। 1s निम्न ऊर्जा स्तर है और 1s से 2s उच्च है। इस तरीके से सोन हम आगे बढ़ेंगे तो ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर का आरोही का क्रम है। ये यहाँ से निम्न है और यहाँ से उच्च। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ डी कक्षक के लिए। आपने 12th क्लास में खूब अच्छे से अध्ययन करा है डी कक्षक के एलिमेंट। ठीक है। डी कक्षक के तत्व। जब डी कक्षक की बात आती है तो हम डी कक्षक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डी कक्षक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। मैं समझता हूँ आपको याद होगा, क्योंकि डी कक्षक जो है आवर्त सारणी में आपने देखा है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में ये जो होता है वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के जो तत्व होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। 1 और 2 एस ब्लॉक होता है, 3 से 12 अपने डी ब्लॉक होते हैं और 13 से 18 हमारा क्या होता है, पी ब्लॉक होता है। ठीक है।
नॉर्मल बात है, डी ब्लॉक में सब धातु होते हैं। डी ब्लॉक का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। चूंकि बीज के तत्व कहलाते हैं और बीज की अवस्था को रसायन विज्ञान में संक्रमण अवस्था कहते हैं। तो बीज के तत्व है, तो बीज के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व। डी कक्षक के तत्वों को ट्रांजिशन मेटल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ध्यान रखना, सभी संक्रमण तत्वों, सभी डी कक्षक के तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहते। सारे के सारे जो डी कक्षक के तत्व हैं वो संक्रमण तत्व नहीं होते। 3 तत्व ऐसे हैं जो डी कक्षक के होने के बावजूद भी ट्रांजिशन मेटल्स के रूप में कंसीडर नहीं किए जाते, इनको संक्रमण तत्व नहीं मानते। कौन कौन से हैं? सबसे पहले जिंक, कैडमियम और पारा। याद रखने वाली बात है, जिंक, कैडमियम और पारा। जिंक, कैडमियम, पारा, मरकरी, कुछ भी बोल सकते हैं। इसका नाम है हाइड्रेजियम, Hg। ठीक है, चलिए। तो डी कक्षक में सबसे पहला जो प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है, 3D श्रेणी का जो तत्व है सबसे पहला, वो है स्केरेडियम। ठीक है, स्केरेडियम या स्केरेडियम Sc। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 21 होता है बच्चों। कितना होता है? 21। अब स्केरेडियम का हम भरेंगे, तो स्केरेडियम में 21 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? देखिए, सबसे पहले 1s में जाएंगे, 1s को 21 में से 2 गए 19, फिर 2s में जाएंगे, 2s2, फिर 2p में जाएंगे, 2p6, 3s2, 3p6। देखिए गिनेंगे हम, कितने हो गए? 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 8 18 इलेक्ट्रॉन भर गए। अपने पास कितने बचे? 3 बचे। 21 में से 18 गए 3, और लास्ट के 2 कक्षक कौन से हैं? 4s और 3d। तो 3 में से 2 किस में चले जाएंगे? 4s में, 4s2, 3d1। समझ में आ रही है मेरी बात? अब स्केरेडियम के बाद अगला तत्व आता है बच्चों टाइटेनियम। क्या आता है? टाइटेनियम। ध्यान से समझना, समझोगे जब आगे तो अपवाद समझ में आएगा। टाइटेनियम को होता है 22, स्केरेडियम, टाइटेनियम। टाइटेनियम का क्या है? बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ तक कितना होगा? 18। हमारे पास 22 है, 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे। 4 में से 2 किस में चले जाएंगे? 4s2, और इसमें एक की जगह कितना हो जाएंगे? 2p। समझ में आ रहा है? ऐसे स्केरेडियम, टाइटेनियम के बाद 23 से आपका वेनेडियम। तो वेनेडियम का क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 18 और 2 20, और कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये हो जाएगा 3d3। कहने का मतलब है बच्चों, देखो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, परमाणु क्रमांक 21, 22 और 23। 21 में 3d1 था, 22 में 3d2 है, और 23 में 3d3 है। अर्थात परमाणु क्रमांक एक बढ़ रहा है, तो अंतिम जो डी कक्षक है उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से जो 24 होगा उसमें भी क्या होगा? 3d4 हो जाएगा। तो स्केरेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इसकी टाइप वाली कार क्रोमियम। क्रोमियम का होता है 24। बड़े ध्यान से समझने की बात है, ध्यान से समझना। क्रोमियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 24 इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। कितने हो गए? 18 हो गए। कितने हो गए? 18। और ये कितना हो गए? 18। अब कितने बचे? 6 बचे। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6 इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि 24 में से 18 गए तो 6। तो 6 में से 4 किस में चले गए? 4s2। समझ रहे हो? किस में चले गए? 4 4s2 में। अब कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 किस में जाएंगे? 3d4। यही होना चाहिए नियम के हिसाब से। स्केरेडियम का 3d1 है, टाइटेनियम में 22 इलेक्ट्रॉन हुए तो 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, 3d2 हो गया। वेनेडियम में 1 इलेक्ट्रॉन फिर बढ़ा, 23 हो गए तो 3d3 हो गया। अब अगर क्रोमियम में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो 3d4 हो गया। होना तो यही चाहिए नियम के हिसाब से। लेकिन क्रोमियम क्या है? अपवाद है, ध्यान रखना। क्रोमियम क्या है? अपवाद है। क्रोमियम में ऐसा नहीं होता। क्रोमियम में क्या होता है बच्चों? क्रोमियम में 4s का जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझना, 4s का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो 3d कक्षक में चला जाता है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, क्रोमियम में 4s का कक्षक 4s कक्षक का 1 इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में चला जाता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
4s2 नहीं होता, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें चल जाएगा तो एक इसमें से कम हो जाएगा और एक इसमें बढ़ जाएगा। तो ये तो है इसका गलत, और इसका सही क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 नहीं होगा, 4s1, क्योंकि दो में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? 3d में चला गया, और जो एक इलेक्ट्रॉन वहां गया तो 3d4 की जगह ये हो गया 3d5। क्या हो गया? 3d5। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ सर? ये नियम से हटके ये क्या बात हुई कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, इसकी कोई मर्जी चल रही है क्या? ऐसा कैसे हो गया? क्यों हो गया? तो क्यों का जवाब ये है कि इसका रीजन जो है, कारण ये है, कारण क्या है? क्रोमियम है, क्रोमियम के परमाणु में 4s कक्षक एवं 3d कक्षक के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। एनर्जी गेन कैसा होता है? बहुत कम होता। ठीक है, ध्यान से डायग्राम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि क्रोमियम है, ठीक है, और ये इसका 4s कक्षक है और ये इसका 3d कक्षक है। अब होना तो क्या चाहिए था? ये 4s और ये 3d, तो इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से। अब एनर्जी गैप का मतलब है दोनों कक्षकों के बीच का जो गैप है वो बहुत कम होता है, और कम होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होकर के 3d ऑर्बिटल में आ जाता है, और ये कैसा हो जाता है? ये इस तरीके से 4s में आपके एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और 3d में आपके 1 2 3 4 और ये 5। ये 4s कक्षक ही 3d। समझ में आ रही है बात? अर्थात 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है। क्यों चला जाता है? इसका कारण तो पता लग गया कि भाई 4s क्रोमियम के परमाणु में 4s और 3d के बीच में जो अंतर है एनर्जी गैप है वो कम होता है, और कम होता है तो आप देखते हो अपने पड़ोसी में अगर आमने सामने दरवाजा होता है, एक कदम की दूरी होती है, तो थोड़ी सी दूर में इधर और थोड़ी सी दूर में उधर, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो है इस कक्षक से इस कक्षक में क्या कर देता है? मूव कर जाता है, जंप कर देता है। ये कारण हो गया। अब बेनिफिट की बात करते हैं। ऐसा होने से बेनिफिट क्या होगा? क्रोमियम को क्या फायदा है भाई? चलो ऐसा एक्सेप्शन हो रहा है, अपवाद हो रहा है, नियम से हटके बात हो रही है, तो इसका कोई फायदा भी तो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ, तो फायदा क्या मिला? जरा ध्यान से देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। ध्यान से देखा हमने कि जो 3d4 वाला कक्षक है वो कम स्थायी है बजाय किसके? 3d5 के। याद कीजिए पिछले लेक्चर में हमने यही जाना था कि अर्धपूरित कक्षक या तो अर्धपूर्ण या पूरा भरा हुआ कक्षक अधिक स्थायी होता है। ठीक है, अर्धपूर्ण या पूरा भरा हुआ कक्षक अधिक स्थायी होता है बजाय अपूर्ण कक्षकों के। मैंने आपको बताया था कि कोई कक्षक का अगर 3d7 है और किसी में 3d5 है, तो इन दोनों में से कौन सा परमाणु ज्यादा स्थायी है? 3d5 है, क्योंकि अर्धपूर्ण या पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व का जो नियम है वो यही कहता है कि कोई भी तत्व एलिमेंट के परमाणु तब स्थायी हो जाता है जब उसका अंतिम आउटर शेल जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या तो आधा भरा हुआ हो उसकी वैल्यू से या पूरा का पूरा भरा हुआ हो। अब 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में जाने से इसको क्या फायदा हुआ कि 4s का भी अर्धपूरित हो गया और 3d4 था जहां पर वो 3d4 से क्या हो गया? 3d5 हो गया। इसका मतलब इसको तो फायदा ही हो रहा है, तो ये इसका विरोध नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन के आने का। इलेक्ट्रॉन के आने से उल्टा इसके स्थायित्व में वृद्धि हो रही है, इसको फायदा हो रहा है। क्रोमियम का एटम ज्यादा स्टेबल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्धपूर्ण के नियम से इसको पूर्ति कर रहे हैं। 3d5 ज्यादा स्थायी है बजाय किसके? 3d4 के। तो ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को आने देगा। तो याद रखना बच्चों, क्रोमियम जो है इसका अपवाद होता है। ठीक है, ऐसा ही एक अपवाद और है क्रोमियम के बाद कॉपर। क्या? कॉपर। कॉपर, ठीक है, स्किन टाई वाली कार में फिर कोई निकला कॉपर से, तो
कॉपर का क्या है 29, कॉपर का क्या है 29। कॉपर का भी अध्ययन देखेंगे हम। बस ये लाइन ध्यान रखनी है। कौन सी वाली? अर्धपूरित कक्षक और पूर्ण पूरित कक्षक वाली लाइन याद रखनी है। एक सेंटेंस याद रखना है, एक नियम याद रखना है कि आधा भरा हुआ या पूरा पूरा भरा हुआ कक्षक स्थायी होता है बजाय या तुलनात्मक रूप से अपूर्ण भरे हुए कक्षक से। तो देखिए हम देखते हैं कॉपर 29 है इसका Cu, ठीक है। 29 को भरेंगे तो यहाँ तक तो ऐसे गैस आ जाओ 18 इलेक्ट्रॉन को पूरा पूरा भर दो। या ऑर्गन का होता है ऑक्सीजन गैस का। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, और 3p6, ठीक है। देखिए 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18। यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन का हिसाब हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए हैं। कितने में से? 29 में से 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए हैं। और अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 18 और 10 28 और 1 29। 11 इलेक्ट्रॉन शेष है। 11 इलेक्ट्रॉन क्या है? शेष है। इन 11 इलेक्ट्रॉन को हमें किस कक्षक में भरना है? 4s और 3d। आगे यही कक्षक आ रहे ना। अब नियम तो ये कहता है कि पहले कौन सा कक्षक भरा जाएगा? 4s। 4s में 4s को कर दीजिए। 18 और 2 कितने हो गए? 20 हो गए। अब इसमें से कितने बचे? 11 में से 2 भर दिए हमने, 9 बचे। तो ये हो जाएगा 3d 9। नियम के हिसाब से तो यही होना चाहिए ना बच्चों। लेकिन वैसे ही जैसे क्रोमियम में होता है यहाँ पर भी ये क्या है? गलत है। और गलत होने से क्या होता है? देखिए एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में वही होता है जो क्रोमियम में हुआ था। 4s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर माइग्रेट हो जाता है? 3d ऑर्बिटल में माइग्रेट हो जाता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होता है वो क्या होता है? हमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 नहीं, 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया तो एक कम कर दो 4s1, ठीक है। और 3d में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो ये हो जाएगा 3d, क्या हो जाएगा? 3d10 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया आपका 3d10। तो ये अंतिम वही देखिए वही बात सामने आई। ऐसा क्यों हुआ? कारण क्या है? कारण वही है एनर्जी के बिटवीन 4s एंड 3d इलेक्ट्रॉन्स या 3d ऑर्बिटल्स इज वेरी लो, ठीक है। जो ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए 4s इलेक्ट्रॉन कैन माइग्रेट एट 3d ऑर्बिटल, ठीक है। 4s का जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d ऑर्बिटल में माइग्रेट कर सकता है। अब इसको फायदा क्या हुआ? फायदा वही हुआ, ध्यान से देखिए 3d9 ज्यादा स्टेबल है या 3d10 ज्यादा स्टेबल है? अभी हमने चर्चा करी, या तो फिक्स 50% भरा हुआ होना चाहिए या पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए। तो 3d9 इज लेस स्टेबल एंड 3d10 इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो इससे इसका क्या बढ़ रहा है? स्थायित्व में वृद्धि हो रही है, स्थायित्व अधिक और इसका स्थायित्व, ठीक है। ये सही है, ये गलत है। कारण क्या है? कारण है इन देता में भी 4s का इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में चला जाता है या माइग्रेट कर देता है, क्योंकि बिकॉज 4s में 3d कक्षक के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखिए याद रखना है कौन कौन से हैं? क्रोमियम एंड कॉपर, इनको असंगत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, असंगत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना। क्रोमियम का क्या है? 24 और इसका क्या है? 29। दोनों को याद रखोगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते समय हमें होनी चाहिए गलती 4s1 3d5 हो जाएगा, 4s1 3d10 हो जाएगा। क्रोमियम की बात कर रहा हूं मैं। क्रोमियम में 4s2 3d4 नहीं होगा, 4s1 3d5 होगा। और कॉपर में 4s2 3d9 नहीं होगा, 4s1 3d10 होगा, क्योंकि स्थायित्व बढ़ रहा है। और क्या चाहिए किसी भी परमाणु को? हर परमाणु ये कोशिश करता है कि वो स्थायी हो जाए, कैसे भी हो, चाहे अष्टक नियम से हो, चाहे क्या बोलते हैं
अर्धगुणित कक्षक वाले नियम से हो, चाहे पूर्णगुणित कक्षक के नियम से हो, चाहे अष्टक के नियम से हो, हर परमाणु अपने आप को स्थायी रखने, हर इंसान अपने आप को स्थायी रखता है नहीं रखता, जिंदा रखने की कोशिश करता है। ऐसे ही हर परमाणु अपने आप को स्थायी रखने की कोशिश करता है और उसी जद्दोजहद में ये सारी बातें यहाँ पर हुई हैं। तो अब बातें आप लोगे कॉपर और क्रोमियम, ये क्रोमियम और कॉपर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आज का लेक्चर इसी के ऊपर था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो असंगत व्यवहार आता है परमाणु क्रमांक 30 के अंदर दो में आता है, क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, 24, 29 आपको ये अच्छे से याद रखनी है, अच्छे से याद रख के गलती नहीं करनी है। कारण पूछा जाता है, इन दोनों का कारण जरूर पूछा जाता है, ऐसा क्यों होता है, कारण बताइए, कारण बताइए। ठीक है, क्या कारण बताइए। नंबर फर्स्ट, क्रोमियम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d4 की जगह 4s1 3d5 होता है। क्यों? ठीक है, दूसरा आ जाएगा कॉपर परमाणु में, कॉपर के परमाणु में 4s कक्षक का इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में माइग्रेट या चला जाता है, माइग्रेट हो जाता है। क्यों? ठीक है, इसका भी आपको क्या बताना है, कारण बताना है। समझ में आ गई? तो ये दोनों क्वेश्चंस का जो सॉल्व है वो आज के लेक्चर में पूरा मैंने समझा दिया है। होपफुली आपको याद रहेगा, ध्यान रहेगी बात, याद रखने वाली बात है, बेसिक बात है, फंडामेंटल बात है। कोई भी कहीं भी पूछ सकता है तो उसको तुरंत कह देना भाई एनर्जी गेट कम होता है, चला जाता है, फायदा भी हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, अपने को फायदा तो लोगों को दिक्कत है। ठीक है ना, आदमी स्टेबल होना चाहता है तो कॉपर और क्रोमियम का कितने दोष है, ये भी स्टेबल होना चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगले लेक्चर में हम और इससे जुड़े टॉपिक की बात करेंगे। इस वाले लेक्चर में आपका बस एक ही टॉपिक बच रहा है, जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिक के आवेश, जिसके बारे में होपफुली आप सब लोग 12 से जान करके आए हो। ठीक है, नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल महसूस होता है उसे प्रभावी नाभिक के आवेश कहते हैं। ठीक है, विस्तृत चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। और आपका होमवर्क है, एक तो इस क्वेश्चन को लिख करके याद करना है, ये आपको होमवर्क है, और एक होमवर्क है आपका, ध्यान से देखिएगा, होमवर्क क्या है, होमवर्क है आपका, होमवर्क नहीं दिख रहा क्या, मैं लिख देता हूँ। होमवर्क क्या है, होमवर्क है परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं कक्षक चित्र भी बनाना है। कक्षक चित्र याद होगा ना, एस के लिए 1 ब्रैकेट बनता है, ठीक है, पी के लिए 3 ब्रैकेट बनते हैं और डी के लिए 5 ब्रैकेट बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसकी कॉपर की, तो कॉपर के लिए क्या बनेगा, देखिए कॉपर के लिए हम कक्षक चित्र बनाते हैं, ऑर्बिट डायग्राम या ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, कॉपर का क्या होगा, ये 4s और 3d के लिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, और 3d में कितने थे, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल यानी असल 4s में सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर जाएगा, इसमें मूव कर जाएगा, और ये 4s में कितना लिख गया, 1 लिख गया, और 3d में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होगा। ठीक है, 4s1 3d। इस तरीके से आपको प्रत्येक तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखना है और कक्षक चित्र भी लिखना है। ठीक है, आगे बात समझ में, धन्यवाद।